साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात MPPEB के द्वारा जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अर्थात SADO और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RAEO की परीक्षा 10 से 13 फरवरी 2021 अर्थात 4 दिनों के मध्य में आयोजित कराई गई है, उसी के संबंध में बात करेंगे। चूँकि छात्रों के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि इस परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया गया है और यह पेपर लीक था, तो यहाँ पर हम लोग यही बात करेंगे क्या वास्तव में पेपर लीक था और क्या सही में क्या फर्जीवाड़ा हुआ, यदि हुआ है तो अब छात्रों को क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस परीक्षा के बारे में देखें तो ये जो परीक्षा हुई है 10 से 13 फरवरी 2021 के मध्य में, इसमें कुल आपके SADO और RAEO दोनों की मिला करके और जो बैकलॉग की भर्तियां थी सबको मिलाकर लगभग 863 पद थे। चूँकि यदि आप जो पोस्ट हैं इसमें उसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्पेशली जो कृषि से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही यह भर्ती प्रक्रिया थी। चूँकि इसमें जो योग्यता मांगा है वो BSc आपका कृषि में BSc होना चाहिए या कृषि में MSc या आप कृषि से BTech धारी हों, ये इसकी योग्यता थी। तो कुल मिला के आपको इसमें कृषि का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे लोग ही इसमें जाएंगे। चूँकि ये जो पद हैं वो बेसिकली जो है कृषि से संबंधित हैं। और यह जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में आप देखें तो 2 पेपर थे। एक आपका एग्रीकल्चर का था जिसमें 100 क्वेश्चन थे, दूसरा CSAT का पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन थे। तो 100 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर था। अब जो CSAT वाला पेपर था उसमें कुल मिलाकर के 6 पोर्शन से प्रश्न लिए गए थे, जैसे GS था, GK, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से जो है आपके 6 पोर्शन से पेपर बनाया गया था। और वहीं एग्रीकल्चर का पेपर था। अब इस पेपर की बात करें कि पेपर था कैसा, क्योंकि इस पेपर को लेकर ही बताया जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और पेपर लीक है। तो जो एग्रीकल्चर वाला पेपर था वो जैसा देखें तो वो काफ़ी आसान पेपर था, मतलब उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी सतही लेवल के पूछे गए थे। जबकि अब देखें जो एग्रीकल्चर BSc होता है वो आपका 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री होती है। 4 साल आप इसकी पढ़ाई करते हैं और कुल मिलाकर इस पूरे 4 साल की डिग्री में कुल छोटे बड़े मिलाकर कुल लगभग 15 से अधिक विषय जो है इसमें आप पढ़ते हैं। तो चूँकि यह पद भी जो है स्पेशली कृषि से संबंधित, तो इसमें आपका ज्ञान क्या जांचना चाहिए कि आपको कृषि से संबंधित कितना ज्ञान है। तो मेनली इसमें इस परीक्षा ऐसा होनी चाहिए थी कि इसमें आपका कृषि का ज्ञान पता चल सके कि आपको कृषि के बारे में कितनी जानकारी है। और CSAT यदि आपको लेना ही था तो इसमें आपको सतही लेवल का ही लेना चाहिए था कि नॉर्मल आपको समाज के बारे में, दीन दुनिया के बारे में या मैथ से रिलेटेड कितनी सामान्य जानकारी है। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो पेपर है सतही बनाया गया है, जबकि जो CSAT का पेपर है वो काफ़ी टफ बनाया गया है, जिसमें मैथ, GS, GK जो है काफ़ी टफ, यहाँ से जो प्रश्न बनाए गए काफ़ी टफ बनाए गए हैं। तो जो परीक्षा बोर्ड है वो क्या जांचना चाह रही है, क्या आपका CSAT का नॉलेज जांचना चाह रही है कि आपको GK, GS, मैथ कितनी आती है, या आप उनको ये जांचना चाहिए था कि आपको कृषि में कितना पता है। आपने जो डिग्री ली है BSc या जो MSc की हुई है तो आपको कृषि का कितना ज्ञान है, क्योंकि आपको काम जो है वो कृषि का करना है, ना कि वहाँ पे उस पद पे जाकर के आपको GK, GS या मैथ लगानी है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें ही दिक्कत है। जो पेपर सेटर था जिसने पेपर बनाया है उसके द्वारा ही ये एक प्रकार के जो है कह सकते हैं कि द्वैश टाइप का काम किया गया है कि CSAT का पेपर काफ़ी टफ बना दिया गया और GS का एग्रीकल्चर काफ़ी सतही बना दिया गया है। और सबसे बड़ी समस्या CSAT के साथ क्या है कि CSAT के साथ ये समस्या है कि इसका जो सिलेबस है वो डिफाइन ही नहीं किया गया कि पेपर कहाँ से बनाया जाएगा, उसका कोई ओर छोर नहीं है। यदि आप MPPCS देखें या SSC देखें तो वहाँ पे जो CSAT का पोर्शन होता है वो पहले से डिफाइन होता है। जो आपका नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे बता दिया जाता है कि CSAT में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। तो जो एग्रीकल्चर का लड़का है यदि आप देखें तो वो मेनली बैकग्राउंड उनका जो होता है ग्रामीण परिवेश से वो आए होते हैं, CSAT उनका वैसे भी कमज़ोर होता है। तो आपने उनके साथ एक तरीके से गलत ही किया ना, एक प्रकार से उनको टार्चर ही किया। उनका ज्ञान आपका एग्रीकल्चर का चेक करना चाहिए था, आप CSAT चेक कर रहे हैं। और
इस पेपर को लेकर के जो सबसे बड़ी दिक्कत जो लड़कों के द्वारा बताई जा रही है कि जैसे कई लड़कों ने जो अपना पेपर मिला है और जिन्होंने आंसर बताया कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बच्चों के 194, 196, 185, 188, 187 इस तरह के प्रश्न सही हो रहे हैं। तब 200 में से आप इमेजिन करिए कि यदि किसी के 200 में से 200 प्रश्नों में से 196 प्रश्न सही हो जा रहे हैं या 180 प्रश्न सही हो जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो ये क्या बताता है कि मतलब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। मतलब कि आपका पेपर यदि लीक हुआ है, पेपर आउट है, तभी कोई जिसको पेपर मिला है वो 200 में से 96, 80 या कह सकते हैं 170 कर पाएगा। यदि नहीं पेपर आउट है, जिसको पेपर नहीं मिला है, तो 200 में से इतना करना जो है एक तरीके से संभव नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो नॉर्मल होगा बच्चा, उसको 150 प्रश्न करने में ही बहुत मेहनत का काम होगा। क्योंकि सीसर का पेपर इतना टफ होने के बाद भी यदि कोई 196 क्वेश्चन कर ले रहा है, तो आप सोचिए कि वो कैसे कर ले रहा है। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं यही इंगित कर रहे हैं कि पेपर जो है आउट है और किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है। अब यदि फर्जीवाड़ा किया गया है तो ये पता कैसे चलेगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर आउट हुआ है? तो इसके लिए जब जांच होगी, और जांच कौन कराएगा? जांच सरकार कराएगी। और सरकार क्यों कराएगी? क्योंकि ये परीक्षा जो है सरकार के ही एक भर्ती बोर्ड के द्वारा कराई गई है। तो सरकार ऐसे ही तो इस पे जांच नहीं करा देगी। सरकार अभी जांच कराएगी जब उस पर प्रेशर बनेगा, इस चीज़ों को लेकर लोग दबाव डालेंगे कि हाँ इस तरह की गलतियां हुई, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पर जांच कराइए। दबाव आप कैसे बना सकते हैं? दबाव बनाने का तरीका क्या है कि जो भी सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, जो या सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो प्रतिनिधि हैं, आप उन तक अपनी बात पहुंचाइए। उनको आप ज्ञापन दीजिए। जैसे कि जिले में डीएम है, आप डीएम तक अपनी बात पहुंचाइए। जो सांसद हैं, विधायक हैं, इस तरह से जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, उन तक आप अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से और जिस भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आज के समय में, सूचना क्रांति के समय में आप देखें तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपनी बात को बहुत कम टाइम में सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और ये सरकार पर दबाव डालने का एक बहुत बढ़िया मंच है। यदि आप इसको सही से इस्तेमाल करते हैं तो एक बेहतरीन मंच है। तो आप इस जो भी सोशल मीडिया है, आप एकजुट होइए, वहाँ पे हैशटैग चलाइए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुटेंगे और सरकार पे एक प्रेशर बनेगा। जब सरकार पे आप प्रेशर बना पाएंगे तभी इस पर जांच होगी, और जब जांच होगी तभी इसमें कोई चीज़ आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। वरना यदि आप प्रेशर नहीं डाल पाएंगे तो सरकार को क्या करना है? वो उनके लिए यह एक भर्ती ही है, ठीक है, और वो इसका एग्ज़ाम आगे की प्रक्रिया पूरी कराएंगे, रिजल्ट निकालेंगे, और जिनका हुआ है, मतलब जिनको पेपर मिल हो गया है, वो आराम से सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। और जिन्होंने मेहनत की है वो हाथ पे धरे बैठे रहेंगे। आप नहीं लोड लेंगे, नहीं आप इसको संज्ञान लेंगे तो क्या करेंगे? आप नेक्स्ट पेपर आएगा, आप नेक्स्ट पेपर देंगे, अगले पेपर में भी क्या गारंटी है कि वहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं होगा? तो इसलिए यहाँ पे एकजुट होइए। यदि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए और जांच से पता चलना चाहिए कि आखिर में हुआ क्या है। तो आप सभी को बस यही काम करना है कि एकजुट होइए और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से, और जिस माध्यम से भी आप सरकार प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर डालिए। तो इस वीडियो में बस आपसे इतनी ही चीज़ें की चर्चा करनी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।